Hello, 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 my dear students of class 8 of ICSE. Welcome to Imavate Academy. My name is Sunando Devnath. I am today super excited to inform all you people that today in this video we are going to start our new journey for physics of class 8. Yes, आज हम इस वीडियो में एक नया जर्नी, एक नई यात्रा को स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 फिजिक्स ऑफ आईसीएसई। इस सिलेबस, इस कोर्स को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है मैटर। वी आर गोइंग टू बिगिन टुडे इन दिस वीडियो द चैप्टर नंबर 1 व्हिच इज मैटर। After this, we will be covering the other chapters also. You can see the list given in front of you. The names of all the different chapters which are in your syllabus is displayed in front of you. The book which I'll be following for teaching you people is Concise Physics. However, any book may be followed in your school. It is not a problem at all. It won't be a problem. क्योंकि कोई भी book हो, the syllabus ultimately is the same. So whatever book is followed in your school must follow the same syllabus which is prescribed by the council. और ये जो बुक है कंसाइज फिजिक्स, दिस इज अ काउंसिल रिकमेंडेड बुक, इसीलिए मैंने इस बुक को सिलेक्ट किया है तुम्हें पढ़ाने के लिए। बहुत ही अच्छा बुक है एंड योर एंटायर कोर्स ऑफ क्लास 8 फिजिक्स विल बी कंप्लीटेड, विल बी डेल्ट, विल बी अंडरस्टूड, विल बी एक्सप्लेन्ड वेरी नाइसली। तुम्हारा कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से बिल्डअप हो जाएगा। बट तुम्हें सिंसियरली सारे वीडियोस को देखना है विदाउट मिसिंग एनी ऑफ द वीडियोस, एनी ऑफ द लेक्चर्स। तो आज हमारा लेक्चर 1 है विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सबसे पहला लेक्चर हमारा आज ये लेक्चर है, फिर इसके बाद हम धीरे धीरे पूरा सिलेबस हम डिफरेंट लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। तो मेक श्योर दैट यू शुड नॉट मिस एनी ऑफ द लेक्चर्स एंड फॉर दैट यू नो व्हाट यू हैव टू डू। यू हैव टू प्रेस द बेल आइकॉन। ओके, बेल दबा दोगे तो फिर जब भी नया एक लेक्चर आएगा उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे फोन पर आ जाएगा। अच्छा, another thing which I want to tell you before I begin with this chapter, first chapter, आज हमारा पहला चैप्टर है ना, इसलिए कुछ बातों को मैं बोल देता हूँ and this you have to follow in all of the other videos which will be coming later. तो सबसे पहली बात, तुम्हें एक नोटबुक मेंटेन करना है जहां पर तुम सारे नोट्स को लिखोगे। whatever things I will be teaching in the class, in this video and in the upcoming videos, you must make a note. अपना नोट बनाना बहुत जरूरी है, अपना खुद का नोट्स उनको लिखते जाना। यू हैव टू मेंटेन द नोटबुक। तुम देखना ये नोट्स तुम्हारे एग्जाम्स के समय कितना हेल्प करेगा, तुम्हें तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इन्हीं नोट्स से क्वेश्चंस मिलेगा तुम्हें, ये बहुत जरूरी है। दूसरा है कि जो भी मैं होमवर्क दूंगा हर एक वीडियो के एंड में, देयर विल बी अ स्मॉल पीस ऑफ होमवर्क गिवन टू यू। दैट होमवर्क विच यू हैव टू डू इट। ऐसा नहीं कि उसको वीडियो को बस देख लिया लेकिन होमवर्क भी नहीं किया, नोट्स भी नहीं मेंटेन किया, तो फायदा नहीं होगा। फायदा, सबसे मैक्सिमम बेनिफिट को पाने के लिए ये दो चीजें तुम्हें करनी है। एक है नोट्स मेंटेन करना है, और वो नोट्स जो क्लास में मैं अभी तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। दूसरा, उनको लिखना जरूरी है, लिखना इज राइटिंग इज पावरफुल। और दूसरा, होमवर्क तुम्हें करना है, उसको करके मुझे सेंड भी करना। ठीक है, यू हैव टू ऑल्सो सेंड द होमवर्क इन द ईमेल, जो मैं लास्ट में बता दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना। चलो, अब बहुत बातें हो गई एंड नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन द वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज मैटर। मैटर का डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। दिस डेफिनेशन इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। बहुत बार पूछा जाता है डिफाइन मैटर। तो एक तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम्स में आता है। अगर एक सिंसियर स्टूडेंट होगा तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को भी लिख लेगा, सर ने इस क्वेश्चन को बोला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इन सारी बातों को ध्यान रखना। जिस क्वेश्चन को भी मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा, जिस टॉपिक को इंपॉर्टेंट बोलूंगा, तुरंत उसे मार्क कर लेना। तो मैटर का डेफिनेशन पूछा जाता है, साथ साथ एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो मैटर होता क्या है? फॉर एनीथिंग टू बी मैटर, 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड। क्या लिखा हुआ है मैटर का डेफिनेशन? देखो, मैटर इज समथिंग which occupies space, has mass and can be perceived by our senses. Matter ऐसी कोई भी चीज है, it is something, ऐसी कोई भी चीज है which occupies space, जो जगह ऑक्यूपाई करता है। स्पेस मतलब जगह, कुछ जगह को वो ऑक्यूपाई करता है। हैज मास, उसका मास होता है। हैज मास, उसका मास होता है, यानी वो भारी होता है। हैज मास मतलब उसमें उसमें वो भारी होता है। ओके, किस उसमें भार होता है। भार मतलब समझ रहे हो ना, हिंदी में भारी होना मतलब भार होता है। एंड कैन बी परसीव्ड बाय अवर सेंसेस, उस चीज को हम अपने सेंस ऑर्गन्स से फील कर सकते हैं। परसीव्ड मतलब फेल्ट, दैट मीन्स वी कैन फील द
थिंग्स विथ आवर सेंसेस। ये तीन कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाए किसी भी चीज के द्वारा, दैट थिंग इज अ मैटर। तो पहला कंडीशन क्या है? इट मस्ट ऑक्यूपाई सम स्पेस। सेकेंड कंडीशन क्या है? इट मस्ट हैव सम मास। थर्ड कंडीशन क्या है? इट शुड बी परसीव्ड बाय अवर सेंसेस। इनमें से किसी भी एक कंडीशन को अगर तुम लिखना भूल जाते हो, तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। जैसे ये मेरा यहाँ पर मोबाइल फोन है, ओके, दिस इज माय मोबाइल फोन। तो डज इट ऑक्यूपाई स्पेस? यस, इसने कुछ जगह तो ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है ना। जहां पर ये फोन है एग्जैक्टली उसी जगह पर मैं कुछ दूसरी चीज को नहीं रख पा रहा हूँ। मोबाइल को पहले हटाऊंगा, फिर मैं वहां पर अपनी हाथ को रख रहा हूँ, और फिर अपने हाथ को मैं हटा दिया, फिर वहां मोबाइल फोन आ गया। दैट मीन्स एग्जैक्टली जिस जगह पर मोबाइल है उस जगह को मोबाइल ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। मोबाइल ने उस जगह को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो मोबाइल का क्या हो गया? मोबाइल हैज ऑक्यूपाइड सम स्पेस। इट हैज मास। यस, माई मेरा मोबाइल जो है ना, इसको हाथ पे रख रहा हूं तो मुझे फील हो रहा है कि ये भारी है थोड़ा। इट हैज मास एंड इट कैन बी परसीव्ड बाय माई सेंसेस। मैं इसको देख पा रहा हूँ, टच भी कर पा रहा हूँ। मीन्स आई कैन फील इट थ्रू माई आईज, विथ माई स्किन, टच कर पा रहा हूँ। ओके, दैट मीन्स दिस मोबाइल फोन इज अ मैटर। ऑलराइट। अच्छा, एग्जाम्पल में देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है एयर। हाउ एयर इज अ मैटर? डज इट फुलफिल ऑल द थ्री कंडीशंस? डज इट ऑक्यूपाई स्पेस? जी हाँ, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। इफ यू हैव अ बैलून, बैलून को तुमने फुला दिया, तो ये जो बैलून को फुला दिया, बैलून के अंदर जो जगह है, जो जगह बना है, क्या वो खाली है? नहीं, इसके अंदर क्या है? एयर है। द एयर हैज ऑक्यूपाइड ऑल द स्पेस इनसाइड दिस बैलून। द एयर हैज ऑक्यूपाइड ऑल द स्पेस विच इज इनसाइड दिस बैलून। तो एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई किया, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गया। डज एयर हैव मास? बिल्कुल, एयर हैज मास। एयर भारी होता है। क्लास 5 में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाता है कि एक साइड एक बैलून और दूसरे साइड एक बैलून किसी स्टिक का बैलेंस कर दो, और इसको पहले हॉरिजॉन्टली ऐसे बैलेंस करके रखो कि दोनों साइड में जो बैलून है उनका एयर का जो वेट है वो सेम है। इसलिए ये जो स्टिक है ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। बट नाउ यू पंक्चर वन ऑफ द बैलून, इसी एक बैलून को से फोड़ दो, पंक्चर कर दो। सो नाउ देर इज नो एयर इन द बैलून, इन दिस बैलून। तो ड्यू टू द वेट ऑफ दिस फर्स्ट बैलून, बैलून ए, दिस साइड इट विल टिल्ट, इधर ये टिल्ट हो जाएगा, ये रॉड ऐसे टिल्ट हो जाएगा। तो ये टिल्ट हुआ क्यों? एयर के वेट की वजह से, यानी एयर का मास होता है। दिस प्रूव्ड दैट एयर हैज मास। एयर का मास होता है एंड यू कैन परसीव इट बाय योर सेंसेस ऑल्सो। एयर को तो देख नहीं सकते हैं सर। अरे देख नहीं सकते हो, लेकिन दूसरे सेंस ऑर्गन से तो फील कर सकते हो। जैसे स्किन, स्किन तुम्हारे स्किन के ऊपर जब एयर आके लगता है, तुम्हें ठंडा लगता है ना, इफ देयर इज अ कोल्ड एयर कमिंग एंड हिटिंग योर बॉडी। और जब बहुत गर्म हवा भी आके हिट करता है तो भी तुम्हें गर्म लगता है। यू नो लू, यू हैव हर्ड अबाउट लू विच ब्लोज इन द समर सीजन। लू चलता है, बहुत ही डेंजरस होता है, हॉट एंड ड्राई विंड होता है, तो वो तो एयर है। वो जब लू आकर मेरे स्किन को टच करता है, आई फील हॉट। तो मेरे स्किन ने फील किया ना एयर को, हॉट एयर को, कोल्ड एयर को। तो एयर जब आके मेरे स्किन, एयर मॉलिक्यूल्स जब आके मेरे स्किन पर हिट करता है, आई कैन फील इट बाय माई स्किन। यानी माई सेंस ऑर्गन कैन फील द एयर, कैन परसीव द एयर। दैट मीन्स ऑल द थ्री कंडीशंस आर फुलफिल्ड फॉर एयर, इसलिए एयर हैज मास। आई मीन एयर इज अ मैटर। वाटर के साथ भी ये तीनों बातें फुलफिल्ड होती है। अगर ग्लास है, ग्लास के अंदर कुछ नहीं है, तो एयर है, और इसके अंदर हमने पानी भर दिया, तो क्या बोलेंगे? द स्पेस इनसाइड दिस ग्लास हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय दिस वाटर। इसका मतलब इस वाटर ने इस ग्लास के अंदर के स्पेस को ऑक्यूपाई किया है। तो वाटर ने स्पेस ऑक्यूपाई किया। वाटर का मास होता है, बिल्कुल होता है। एंड वाटर को तुम अपने सेंस ऑर्गन्स से परसीव कर सकते हो, उसको टच कर सकते हो, देख भी सकते हो। ठीक है। स्टोन, रबर, मिल्क, दीज आर ऑल डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। ओके, आगे अब हम बढ़ते हैं। तो तुम लोगों ने एक डेफिनेशन ऑफ मैटर समझ लिया है, एग्जाम्पल ऑफ मैटर भी समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। मैटर बना किस चीज का है भाई? सपोज दिस इज अ पेन, ये मैटर है ना? दिस इज अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज स्पेस, इट हैज मास, एंड इट ऑल्सो इट कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स। तो ये मैटर है, लेकिन ये बना किस चीज का हुआ है? तो बहुत पहले, इन द पास्ट, Indian philosophers considered that matter was made up of five tattvas, namely Akash, Vayu, Tejas, Jal and Prithvi. This will not come in your exam. ये बस अपने नॉलेज के लिए जानना है, क्योंकि ये पुरानी बात है, ये लेटेस्ट बात नहीं है।
ये पास्ट की बात है। बहुत पहले इंडियन फिलोसोफर्स ऐसा मानते थे कि कोई भी मैटर है वो 5 तत्व यानी 5 कंस्टिट्यूएंट्स से बना हुआ है। एंड व्हाट आर दोज 5 कंस्टिट्यूएंट्स? आकाश, वायु, तेजस, तेजस मीन्स फायर, अग्नि, जल एंड पृथ्वी। These are the 5 constituents of which matter was made up of. It was thought that matter was made up of. Later on, बाद में क्या डिस्कवर किया गया? महर्षि कनाद, he told us that matter is made up of tiny particles which he called अणु, ओके, जिनको आज हम मॉलिक्यूल्स बुलाते हैं। तो नाउ इट इज एस्टैब्लिश्ड। तो आज के समय में हम, कोई अगर तुमसे पूछेगा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, तुम ये मत बोलना कि वायु, तेजस, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, ये सब चीज मत बोलना। क्योंकि आज हम क्या मानते हैं, व्हाट इज द मॉडर्न साइंस टेलिंग अस? मॉडर्न साइंस टेल्स अस दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द थिंग दैट विल बी आस्क्ड इन एग्जाम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ये जो पुरानी बातें हैं, ओल्ड ओल्ड बात है, पुरानी बात है, उसको हम एग्जाम के लिए लिखेंगे नहीं। कोई तुमसे पूछे व्हाट मैटर इज मेड अप ऑफ, ये मत लिखना कि मैटर इज मेड अप ऑफ 5 तत्व, आकाश, वायु, तेजस, जल एंड पृथ्वी। नहीं, इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। तुम्हें नई बातें लिखनी है। अगर कोई पूछे कि पहले क्या माना जाता था, तो तुम लिख सकते हो। लेकिन अभी हम क्या मानते हैं, वो है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है मैटर, जिनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ना, मॉलिक्यूल से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। यू हैव टू नोट दिस डाउन। क्या? लिखो, मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, इसलिए हम ये बोल सकते हैं मैटर, आई मीन मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच हैज independent independent existence, okay, which have independent existence। तो मॉलिक्यूल्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है विच हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, मतलब वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते? दैट इज दे कैन एग्जिस्ट फ्रीली। ये दोनों बातें सेम है। क्या तो हम बोले कि मॉलिक्यूल्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, या फिर हम बोले कि मॉलिक्यूल्स फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। दोनों बातें सेम है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव रिटन। तो molecules are the smallest unit of matter which have independent existence, that is they can exist freely। यानी एक सिंगल मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट कर सकता है फ्रीली, इस नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है एक सिंगल मॉलिक्यूल भी। ठीक है, उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। ओके, नाउ ये जो मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी क्या क्या है इसके प्रॉपर्टीज हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब प्रॉपर्टीज है। मॉलिक्यूल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। राइट इन 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इन 4 बातों को जस्ट हम पढ़ेंगे ही नहीं, इनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। आगे के स्लाइड्स में मैं एक्सप्लेन भी करूंगा विथ एक्सपेरिमेंट्स कि कैसे हम इन 4 बातों को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। एक्चुअली हम इन्हें एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा फील कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि यस, दीज 4 पॉइंट्स, दीज 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्चुअली एग्जिस्ट होते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो बात हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स का साइज के बारे में तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ ही लिया था कि बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। दैट मींस दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। अब एग्जाम में भूलना नहीं, अभी क्लास में इसी वीडियो के दौरान इन चारों पॉइंट्स को याद करो। आई वॉन्ट यू पीपल टू लर्न द थिंग्स राइट नाउ इटसेल्फ। जब इस वीडियो को देख रहे हो तभी याद कर लो। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका होता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बातों को। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? दैट मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। कितना इजी पॉइंट है, सबको पता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अगर हमारे पास वाटर है, अ ग्लास ऑफ वाटर,
तो वाटर इज अ मैटर एंड दिस वाटर इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, सबसे पहले वाटर के मॉलिक्यूल्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ड्रॉ किया है काफी बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स, ब्लू ब्लू डॉट्स। वैसे थोड़ी इतने बड़े होते हैं, तुम्हें माइक्रोस्कोप से इनको देखना पड़ेगा, वो भी बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग यू, आई एम ड्रॉइंग लार्ज पिक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। बड़े बड़े मैंने गोल गोल बना दिए, ऐसे बड़े बड़े गोल थोड़ी होते हैं मॉलिक्यूल्स, दिखता भी नहीं है। तो देखो, हर एक मॉलिक्यूल के बीच में एक गैप है, स्पेस है, देख रहे हो ना, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है। ठीक है। तो चाहे हम सॉलिड भी क्यों ना ले, अगर लिक्विड में नहीं, सॉलिड भी ले, अगर मान लो कोई ब्लॉक ऑफ आयरन है, उसमें भी अगर हम मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करें, उनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत स्पेस होता ही है। जीरो स्पेसिंग ऐसा नहीं है कि जीरो स्पेस होगा, थोड़ा बहुत स्पेस होता ही है, बहुत क्लोजली पैक होता है सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स, लेकिन थोड़ा तो स्पेस होता ही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे और भी मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको मैंने बनाया नहीं है, मैं बस दो लेयर बनाया हूं। तुम इनको अगर जूम करके देखो, तो कैन यू सी दैट हियर देयर इज सम स्पेस, हियर ऑल्सो देयर इज अ स्पेस। ये जो ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा है, ये स्पेस है ना। तो क्लोजली पैक्ड होने के बावजूद देखो, यहाँ पर भी स्पेस है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता ही है। ओके, स्पेस होता ही है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो। तो चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस होते ही हैं। अच्छा, एयर जो गैस है, एयर इज अ मैटर, अभी अभी हमने पढ़ा। एयर विच इज अ काइंड ऑफ गैस, ओके, इट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो तो उनके बीच में जो स्पेस होगा वो तो और ज्यादा हो। तो सॉलिड में द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, तो स्पेसेस, उनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत कम होता है। लिक्विड्स में उससे थोड़ा ज्यादा स्पेसेस होते हैं, और गैस में द मॉलिक्यूल्स आर वेरी वेरी फार अपार्ट। एंड ये जो स्पेस है ना, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, वो बहुत ज्यादा होता है इन गैसेस। तो बेसिकली ये जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूल है, ये क्या कहता है, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। और ये जो स्पेस है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस, इस स्पेस का एक खास नाम है, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, प्लूरल होगा तो हम बोलेंगे स्पेसेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। तो उन स्पेसेस को, उन छोटी छोटी स्पेसेस को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? दे आर इन कांस्टेंट मोशन एज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक तरह का एनर्जी है जो किसी भी बॉडी में होता है जब वो मोशन में होता है। अगर ये पहली बार सुन रहे हो तो तुम इस बात को तुम्हें लिख लेना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। इट इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी which is possessed which is possessed by any body which is in motion। ओके, कोई भी बॉडी जो मोशन में हो और उस मोशन के वजह से उस बॉडी में वो एनर्जी है। बॉडी का मतलब क्या? बॉडी का मतलब ह्यूमन बॉडी ही नहीं, बॉडी का मतलब कोई भी पार्टिकल हो सकता है, हो सकता है एक मॉलिक्यूल ही हो, तो मॉलिक्यूल भी एक बॉडी है। हो सकता है ये पेन एक बॉडी हो, जब ये पेन मोशन में है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी हो सकता है। कोई भी चीज, एक इंसान भी हो सकता है, इफ मैन इज रनिंग, जब वो मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। एनी बॉडी, बॉडी मीन्स एनी ऑब्जेक्ट, which is any object, it can be a electron, a proton। बाद में सुनोगे ये सारे नाम, अभी घबराओ नहीं, सर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स क्या क्या बोल रहे हैं, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एटम के अंदर होते हैं। ओके, तो बाद में हम लोग हायर क्लासेस में, और जैसे जैसे हमारे सिलेबस आगे बढ़ेगी, हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की डिस्कशन भी करेंगे। तो फिलहाल अभी मॉलिक्यूल्स में बात करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स भी हो तो वो अगर मोशन में है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। ये क्या, कौन सी एनर्जी है चिल्ड्रन? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, एनी बॉडी विच इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो ये कह रहा है ये पॉइंट कि मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कांस्टेंट मोशन एंड दैट इज व्हाई दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें काइनेटिक एनर्जी है इसलिए वो मोशन। तो एज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, दे आर ऑलवेज इन कांस्टेंट मोशन। इस बात को भी एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव करने वाले हैं। वैसे सॉलिड्स में, जैसे कोई भी सॉलिड है, जैसे ये मोबाइल फोन, इसके ये जो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, इसके मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करते हैं बहुत छोटे 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 एम्पलीट्यूड से, बहुत धीरे, बहुत बहुत ही
मतलब छोटा वाइब्रेशन है उनका, जो टू एंड फ्रो मोशन है मॉलिक्यूल्स का, जो हम फील नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें देख रहे हो मोबाइल का कहाँ वाइब्रेशन हो रहा है, तुम्हें तो फील नहीं हो रहा है। या फिर ये जो पेन है, ये पेन सॉलिड है, इसके मॉलिक्यूल्स कहाँ सर वाइब्रेट कर रहे हैं, मुझे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कर रहे हैं। इसके मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे एम्पलीट्यूड से, एम्पलीट्यूड मतलब कि ये जो पार्टिकल है ये यहाँ जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ये डिस्टेंस को। तो ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, इतना छोटा कि हमें नेकेड आई से या टच करके वो वाइब्रेशन हम फील नहीं कर पा रहे। तो इसको हम फील नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशंस हो नहीं रहा है, वाइब्रेशंस इसमें हो रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, तो मोशन में है। और लिक्विड और गैस में तो ये मोशन और ज्यादा है, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स में या गैस के मॉलिक्यूल्स में तो ये मोशन को हम एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं, जो कि आगे के एक्सपेरिमेंट में मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन के बीच में अट्रैक्शन होता है। और ये जो फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, उस फोर्स का एक स्पेशल नाम है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे यहां पर मैंने अगर फिगर बना दिया, इस ग्लास में काफी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है, वो बात तो सही है, और उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। नाउ वन मॉलिक्यूल आल्सो अट्रैक्ट्स अनदर मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टिंग द अदर मॉलिक्यूल, सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच रहे हैं अपने तरफ, इसको वो खींच रहा है, वो उसको खींच रहा है। एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक स्पेशल नाम है, क्या नाम है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और इनके बीच जो स्पेस है उनको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए चिल्ड्रन, एंड याद हो गया चारों पॉइंट्स, लिख लिया होगा तुम लोगों ने चारों पॉइंट्स। अब इन्हीं चारों पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। तो मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, क्या साइज होता है उनका, अ मॉलिक्यूल इज ऑफ साइज नियरली 10 to the power -10 meters। इसको समझो, ये वैल्यू क्या है, 10 to the power -10 meters, मतलब 1 मीटर को हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 मीटर को अगर हम 10 to the power 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, समझ रहे हो, 1 मीटर, 1 मीटर कितना होगा, इतना हो लगभग होगा 1 मीटर। ओके, ऐसे तो वीडियो में तुम्हें पता नहीं चलेगा, दिस कैन बी 1 मीटर। तो 1 मीटर इज अ लेंथ, ओके, 1 मीटर जानते हो कितना है, ओके, तो 1 मीटर लेंथ को अगर तुम इतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, कितने इक्वल, 10 to the power 10, मतलब 1 के साथ 10 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देख रहे हो कितना बड़ा नंबर है, दिस इज 10 to the power 10, 10 to the power 10। तो इतना बड़ा नंबर है ये, मतलब इतने पार्ट्स में अगर तुमने 1 मीटर लेंथ को इक्वल पार्ट्स में, इतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जो वन पार्ट का, एक पार्ट का जो साइज होगा, जो कि बहुत बहुत छोटा है, क्योंकि 1 मीटर को अगर तुम इतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो एक जो छोटा सा पार्ट होगा, उस पार्ट का जो साइज है ना, वो एक मॉलिक्यूल का साइज, वो हमें नेकेड आई से दिख भी नहीं सकता, वी कैन नॉट इवन सी इट विथ आवर नेकेड आईज। तो उस साइज को हम बोलते हैं 10 to the power -10 meters, 10 to the power -10 meters। तो मॉलिक्यूल का लगभग उतना साइज होता है, इट इज टू स्मॉल दैट इट कैनॉट बी सीन इवन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं उससे हमें दिखता नहीं है। ओके, माइक्रोस्कोप का यहां मतलब हो गया जो सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं या जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप एज वेल एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हमें दिखता नहीं है मॉलिक्यूल्स। लेकिन आज हमारे पास ऐसे बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप्स आ गए हैं हमारे मॉडर्न डिस्कवरीज में, जिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, और जिसमें बहुत ज्यादा जूमिंग पावर रहता है, जिससे हम मॉलिक्यूल्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो लिखा हुआ है, इट कैनॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, मतलब कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप्स होते हैं, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप्स होते हैं,
इवन जो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है बायोलॉजी लैब में रहता है, उससे भी हम नहीं देख सकते। ठीक है, माइक्रोस्कोप बोले तो यहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप्स, जिससे हम नहीं देख सकते मॉलिक्यूल्स। अब हम कैसे माने कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, इस बात को तो हमने पढ़ लिया। नाउ दिस एक्सपेरिमेंट विल प्रूव दिस। ओके, दिस एक्टिविटी इज देयर इन योर बुक, इट इज देयर इन योर सिलेबस। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आते भी हैं, तो चलो पढ़ते हैं क्या है। टेक अ क्लीन बीकर, ठीक है, एक क्लीन बीकर ले लो, pour 100 ml water in it, add 3 or 4 crystals of potassium permanganate in, stir the solution with a glass rod so that the crystals dissolve in it evenly. Note the color of the solution, it is pink. पोटेशियम परमैंगनेट सारे केमिस्ट्री लैब्स में होता है, तुम्हारे स्कूल में भी होगा, होना ही चाहिए। तुमने एक बीकर लिया, उसमें पानी लिया और उसमें 2-3 क्रिस्टल्स, यहाँ लिखा हुआ है 3-4 क्रिस्टल्स, यानी 3-4 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट का डाल दो और उसको स्टर कर लो। तो क्या देखोगे, यू विल ऑब्टेन अ पिंक कलर्ड सॉल्यूशन। नाउ टेक 4 small beakers A, B, C, D. Empty the pink solution obtained in beaker A. तो ये जो पिंक सोल्यूशन हमने ऑब्टेन किया, इसको हम पूरा हमने डाल दिया बीकर ए में। देख रहे हो यहाँ पर डायग्राम है, इसलिए देख रहे हो डीप पिंक दिख रहा है बीकर ए में, क्योंकि इसमें हमने जो पोटेशियम परमैंगनेट डिसॉल्व किया वाटर में, वो पूरा हमने बीकर ए में डाल दिया। ठीक है, pour 100 ml of water each in beaker B, C and D। अब 100 ml ऑफ वाटर हमने बी में भी डाला, सी में भी डाला, डी में भी डाला। ये जो बीकर्स, और हमने जो बाकी के 3 बीकर्स थे, उसमें हमने 100 ml वाटर इसमें डाला, 100 ml इसमें डाला, 100 ml इसमें डाला। नेक्स्ट, टेक 10 ml ऑफ द सोल्यूशन इन ए एंड पोर इट इन बी। तो ए से हमने 10 ml लिया और इस बी में डाल दिया। बी में ऑलरेडी वाटर था, 100 ml वाटर था, और उस वाटर में हमने ए से 10 ml उठाया और बी में डाल दिया। तो हमने क्या देखा कि बी में अब हल्का सा पिंक कलर आ गया, क्योंकि पहले तो बी में सिर्फ वाटर था ना, तो कोई कलर नहीं था। और अभी हमने ए से 10 ml उठाकर, 10 ml लिक्विड उठाकर इसमें डाल दिया, तो देखिए कि ये भी अब हल्का सा पिंक हो गया। बट दिस इज नॉट दैट मच पिंक, उतना डीप पिंक नहीं है एज ए इज। ए ज्यादा डीप है, लेकिन बी अब लाइट पिंक है। ठीक है, क्योंकि ए से कुछ पार्टिकल्स बी में चले गए हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स, हमें दिख नहीं रहा है लेकिन चले गए, इसीलिए वो पिंक हो गया, लाइट पिंक। अब फिर हमने नेक्स्ट क्या किया कि अब बी से 10 ml उठाकर हमने सी में डाल दिया। सी में ऑलरेडी अब 100 ml वाटर था पहले से, लेकिन 10 ml हमने बी से उठाया और सी में डाल दिया। अब हमने देखा कि सी भी हल्का सा पिंक हो गया। अब सी का जो पिंक कलर है वो बी से भी कम है। सो यू सी द थिंग इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, द अमाउंट ऑफ पिंकीनेस इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। ए सबसे ज्यादा पिंक, उससे थोड़ा कम बी पिंक है, और उससे कम सी पिंक है। और फिर सेम काम हमने सी किया, सी से 10 ml उठाकर डी में डाल दिया। डी बहुत ही फेंटली पिंक है, जिसकी जो पिंकनेस है वो सबसे मिनिमम है। ए बहुत ही डीप पिंक है और डी बहुत कम पिंक है, मतलब कि ऑलमोस्ट क्लियर ही है, लेकिन हल्का सा पिंक टिंज है उसमें। तो ये क्यों हुआ, तो पहले मैं इसको पढ़ता हूं क्या लिखा हुआ है। Okay, pour it in the water of beaker B. What do you observe? We observe that the solution turns pink, though the color becomes lighter. Again, take 10 ml of the solution in B, जो B में है, and pour it in water of beaker C. So C में डालो. The solution turns pink, though the color is fainter. अभी और faint हो गया. Again, take 10 ml of the solution of beaker C, जो C में जो है, and pour it in water of beaker D. What do you see? We see that the solution is still pink in color, though very faint. तो इससे हमें क्या प्रूव हो रहा है? This experiment shows that there are millions of tiny particles in a crystal of potassium permanganate, which is evenly spread out in water. इसमें जब हमने सबसे पहले जब हमने वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट को डिसॉल्व किया, तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, दे गॉट स्प्रेड आउट इन द वाटर इवनली, एंड दैट इज व्हाई हर बार जब मैं 10 ml इससे उठा रहा हूँ, फिर इससे उठा रहा हूँ, फिर 10 ml इससे उठा रहा हूँ और उसमें डाल रहा हूँ नेक्स्ट वाले में, तो
ऐसा कभी भी नहीं हो रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल ट्रांसफर नहीं हो रहे अपने नेक्स्ट बीकर में। हर बार थोड़ा अमाउंट का भी हो तो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स के मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट वाले बीकर में जरूर ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए उसका कलर हल्का सा भी पिंक जरूर हो रहा है, बिकॉज हर बार पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स ट्रांसफर हो रहे हैं अपने नेक्स्ट बीकर में, जब मैं उसमें से 10 ml निकालकर दूसरे वाले में डालू। तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है, ईच डाइल्यूशन स्प्रेड्स देम फर्दर as the water molecules increase. Hence, the pink color becomes fainter. So, this proves that matter is composed of tiny particles. कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना, दे विल गिव यू दिस काइंड ऑफ डायग्राम एंड देन दे विल आस्क यू, ये सिर्फ डायग्राम दे देगा एग्जाम में, एंड दिस दे विल आस्क यू दैट विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इज being demonstrated by this experiment. Which characteristic of matter is being demonstrated by this experiment? तुम्हें अगर पता ही नहीं है ये एक्सपेरिमेंट क्या चीज डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तुम आंसर नहीं कर पाओगे। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है? दिस कैरेक्टरिस्टिक दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, इस कैरेक्टरिस्टिक को ये एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट कर। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है मैटर का वो है मॉलिक्यूल्स, आई मीन मॉलिक्यूल्स का कैरेक्टरिस्टिक, मैटर का नहीं, सॉरी, मॉलिक्यूल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेकंड क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, यानी जिस स्पेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बोलते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सो हियर यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑफ define intermolecular space. Okay, the definition of intermolecular space ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और उसके बाद जो लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को हमने अभी भी डिस्कस भी किया था थोड़ी देर पहले, ये डायग्राम में, डायग्राम इरेज हो गया है, कि सॉलिड्स में सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं। मैंने अभी बनाया था ना सॉलिड ब्लॉक, उसमें मॉलिक्यूल्स को एकदम क्लोजली पैक्ड बनाया था, मतलब द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, देखो एक एक मॉलिक्यूल, काफी बड़ा मॉलिक्यूल मैंने बनाया है बस तुम्हें समझाने के लिए, इतना बड़ा तो एक्चुअली होता नहीं। तो व्हेन यू zoom in you see that there are spaces between the molecules, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, दिख रहा है ना, स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है। तो ये जो स्पेसेस हैं ये सॉलिड में है, लिक्विड में भी होते हैं, गैसेस में भी होते हैं, लेकिन सॉलिड्स में सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होता है। इट इज लेस इन सॉलिड्स, मोर इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में ये जो स्पेस है वो ज्यादा होता है, एंड स्टिल मोर मींस हाईएस्ट इन गैसेस, गैसेस में तो सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होता है। ओके, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में सबसे ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेस इन लिक्विड्स एंड फर्दर लेस इन गैसेस, गैसेस में तो बिल्कुल भी क्लोजली पैक्ड नहीं होते, एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स, मींस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इज हाईएस्ट, इज मैक्सिमम इन गैसेस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, बहुत इजी है। इस चीज को हम प्रूव कैसे करें, एक्सपेरिमेंट क्या है सर, कैसे माने इस बात। सो यू हैव एन एक्सपेरिमेंट, लेट अस रीड इट। टेक 100 ml ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर। देख रहे हो यहाँ पर एक मेजरिंग सिलेंडर लिया गया, ये तुम्हारे फिजिक्स लैब में, केमिस्ट्री लैब्स में भी रहते हैं। 100 ml पानी इसमें भर दो। ओके, पानी भर लिया। यू शुड सी व्हाइल यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, ये जो लेवल ऑफ वाटर होगा, तुम देखना है जैसे यहाँ पे बना हुआ है ना, कर्व्ड है, दिख रहा है, कैन यू सी इट इज कर्व्ड लाइक दिस। तो ये जो लोअर मेनिस्कस है इसको बोलते हैं लोअर मेनिस्कस, दिस इज नॉट टू बी रेड बिकॉज लोअर मेनिस्कस इज लेस देन 100 दिस वैल्यू, यू शुड ऑलवेज रीड दिस हायर मेनिस्कस। नहीं समझ में आया? मतलब कि ये जो कर्व्ड पोर्शन है लिक्विड का, ये जो टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड है, ये कभी भी मेजरिंग सिलेंडर में तुम रखोगे तो ये कर्व्ड आता है। इसका एक रीजन है जो हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन रीडिंग कैसे लिया जाता है, ये लिक्विड, ये जो लेवल ऑफ सरफेस है वाटर का, क्या तुम इसका रीडिंग लेते हो या फिर तुम इसका रीडिंग लेते हो? तो ये जो लोअर मेनिस्कस है इसका रीडिंग हम नहीं लेते, इसको बोलते हैं लोअर मेनिस्कस, लोअर
meniscus. We don't take the reading of the lower meniscus, we take the reading of the upper meniscus. meniscus. तो इसमें भी अगर ध्यान से देखो इस कर्व्ड पोर्शन को, तो ये जो लोअर मेनिस्कस है, दिस पॉइंट इट इज नॉट एक्चुअली 100, इट इज लेस देन 100, क्योंकि 100 तो ये वाला लाइन को इंडिकेट कर रहा है और हमारा अपर मेनिस्कस 100 पर है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है प्रैक्टिकल्स करते वक्त भी कि हमारा जब हम रीडिंग ले तो हम अपर मेनिस्कस को देखें कि वो 100 पर है। ओके, तो हमने 100 ml ऑफ वाटर लिया एक मेजरिंग सिलेंडर में एंड जेंटली एडेड टू 20 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन द वाटर एंड स्टर इट वेल। उसमें हमने क्या किया, 20 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डाल दिया, फिर स्टर कर दिया। अब बहुत जेंटली किया, ऐसा नहीं कि इसमें सॉल्ट डाला तो बहुत सारा पानी बाहर स्प्लैश आउट हो गया, ऐसा नहीं, बहुत जेंटली थोड़ा सा हमने 20 ग्राम्स हमने सॉल्ट डाला एंड डिजॉल्व द सॉल्ट इवनली इन वाटर। टाइम लगेगा, डिजॉल्व होने में समय लगेगा, तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना है। नाउ इट इज नोटिस्ड दैट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। कहां गया वो नमक? तुमने नमक जब पूरा डिजॉल्व कर दिया तो देखोगे कि लेवल ऑफ वाटर अभी भी 100 ही है, 100 ml ही है। सॉल्ट एडेड टू वाटर तब भी 100, और वाटर अलोन था तब भी 100। तो वो जो नमक तुमने डाला वो गया कहाँ? एक्चुअली वो जो नमक के पार्टिकल्स हैं, यानी सॉल्ट मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच के जो जगह है, स्पेसेस है, वहां पर जाके वो अपने आप को सेटल कर लिया है। Yes, if I show the water molecules of water with red color, I mean with blue color, देखो ब्लू से मैंने water molecules को बनाया है और रेड से मैं salt molecules को बनाऊंगा। तो salt molecules ने देखो कहाँ पे जाके वो सेटल हो गए, इन जो जगह है ना, जो जगह है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, वहां जाके ये अपने आप को सेटल कर ली। देख रहे हो, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह है, ये जो स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वहां पर ये सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स जाके अपने आप को सेटल डाउन कर दिए। इसके वजह से कोई नया हाइट ऑफ वाटर नहीं हुआ, क्योंकि वो उसी जगह, उसी लिक्विड में जो स्पेसेस बचे हुए थे, उसी स्पेसेस में जाकर सॉल्ट मॉलिक्यूल्स अपने आप को ऑक्यूपाई कर लिए, उस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। It shows that molecules of salt occupy the spaces between the molecules of water. ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि why does the level of water does not change? Why does, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्स में बहुत ज्यादा, why does the level of water does not change या does not increase? तुम लिखोगे the level of water did not increase even after adding the salt and dissolving it in the water because the molecules, ये answer है, the molecules of salt occupies the spaces between the molecules of water. This is a very important fact and a frequently asked question. The molecules of salt occupies the spaces, which space? Intermolecular spaces between the molecules of water, जिसके वजह से ये हाइट इंक्रीज नहीं हुआ। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। ठीक है, मैंने अभी भी बताया था आज के इस वीडियो में, अभी थोड़ी देर पहले, कि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं विदाउट लीविंग देयर पोजीशंस। मैंने बताया था लिक्विड्स में क्या होता है ना, ये मॉलिक्यूल्स बिल्कुल इधर उधर घूमते रहते हैं। गैसेस में भी मॉलिक्यूल्स, यहाँ का मॉलिक्यूल यहाँ जाएगा, वहां जिग-जैग मोशन करेगा, लेकिन सॉलिड्स में वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है अपने ही जगह पर। इसलिए लिखा हुआ है इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब एक ही जगह पर रहकर वो आगे पीछे एक ही जगह पर फिक्स्ड रहकर वो आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो वाइब्रेशन तो ऐसा ही होता है ना, आगे पीछे। तो जो बीच का जगह है इसे हम बोलते हैं मीन पोजीशन। तो अपने मीन पोजीशन के अबाउट वो वाइब्रेट करते रहते सॉलिड्स में। तो यहां लिखा हुआ है इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस विदाउट लीविंग देयर पोजीशन, अपने पोजीशन को छोड़ते नहीं। इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव वेल विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंटेनर। हाँ, विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंटेनर। अच्छा, गैसेस में तो कोई बाउंड्री भी नहीं होता। ओके, जैसे यहां पर हमारा
यहां पर हमारा एक ग्लासेस में हमने वाटर रख दिया। तो ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है ना, ये मॉलिक्यूल कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, लेकिन ये मॉलिक्यूल का मूवमेंट भी एक कन्फाइंड बाउंड्री में है। इस बाउंड्री को छोड़कर ये मॉलिक्यूल अपने आप यहां बाहर नहीं आ जाएगा। दिस मॉलिक्यूल विल नॉट जंप आउट ऑफ द ग्लास, इसी रीजन में वो कन्फाइंड रहेगा। सो ये जो मूवमेंट है, इट इज विद, इट हैज अ बाउंड्री। गैस में ऐसा नहीं होता है। गैस में ऐसा नहीं होता है। यू टेक अ empty glass, it basically has a lot of air molecules। खाली ग्लास है, खाली तो एक्चुअली है नहीं क्योंकि इसके अंदर हवा भरा हुआ है। नाउ द एयर मॉलिक्यूल्स कैन गो आउटसाइड, बाहर का एयर मॉलिक्यूल कैन कम इनसाइड, कुछ भी, मतलब कोई बाउंड्री नहीं है। रैंडम मोशन में एयर मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स कैन मूव एवरीवेयर इन द स्पेस अवेलेबल टू देम। तो दे नो नो बाउंड्रीज। ओके, गैस के मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर इन चीजों को एक बार मैं फिर से अंडरलाइन करा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। In solids, the molecules vibrate about their mean positions without leaving their position। अपने पोजीशन को छोड़ते नहीं है, एक ही जगह पर वाइब्रेट करेगा। ऐसा नहीं कि ये मॉलिक्यूल अपने जगह को छोड़कर कहीं दूसरे जगह चला जाएगा। लेकिन गैसेस में और लिक्विड्स में अपने जगह को छोड़कर ही जाता है, छोड़कर चले जाता है। इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव वेल बट विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंटेनर। In gases, the molecules can move in random manner everywhere in the space available to them। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसको हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे, इसका एक एक्सपेरिमेंटल यहां पर एक दिया हुआ है। स्प्रे अ परफ्यूम इन द कॉर्नर ऑफ अ रूम। मैंने एक डिओड्रेंट लिया और रूम के किसी कोने में स्प्रे कर दिया। जैसे स्प्रे किया, कुछ देर बाद मैं फील करूंगा कि मैंने तो उस कॉर्नर में स्प्रे किया था, लेकिन वो स्मेल अब मेरे पास भी आ रहा है, पूरे रूम में फैल गया है, कहीं भी रूम के बाहर भी चला गया है। तुम्हारे रूम के अंदर तुम्हारे पेरेंट है, उनको भी फील हो रहा है, अरे डियो लगाए हो क्या, डियो स्प्रे किए हो क्या, ऐसा बोलते हैं। तुमने तो वहां स्प्रे किया, बाहर कैसे चला गया? दैट मीन्स द मॉलिक्यूल्स हैव एक्चुअली रैंडमली मूव्ड एंड वो इतना ज्यादा रैंडम मूव किया, एयर मॉलिक्यूल्स जिसमें जो स्मेल को कैरी करते हुए वो बाहर भी चला गया नेग्लिजिबल टाइम में। तो कितना फास्ट रैंडम मोशन होता होगा, दिख नहीं रहा है तुम्हें, लेकिन जरूर हुआ है। दिखा नहीं बट हुआ है, तभी ना वो स्मेल बाहर गया। Spray a perfume in the corner of a room. You will find that the smell of the perfume spreads everywhere inside the room in a negligible time। तो कई बार इतना ही भर क्वेश्चन में लिखा रहेगा, फिर पूछेगा which characteristic of molecule is being demonstrated by this activity। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मॉलिक्यूल का? वो कैरेक्टरिस्टिक है that always molecules of gas are always in random motion and not necessarily only gas, लेकिन इस केस में वो गैस की बात है ना, इसलिए हम ये बोलेंगे molecules of a gas। इनफैक्ट लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी रैंडम मोशन में रहते हैं। तो यहां पर इस एक्सपेरिमेंट में तो हम गैस की बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ परफ्यूम बोला गया है या मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बोल सकते हो, क्योंकि परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स है वो गैस के माध्यम से ही कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तो दे आर इन रैंडम मोशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत इजी एंड इंपॉर्टेंट है। अब लिक्विड के रैंडम मोशन को भी हम देख सकते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का। इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है। टेक अ बीकर, फिल इट पार्टली विथ वाटर। एक बीकर लो, उसमें थोड़ा सा पानी ले लो, एड सम लाइकोपोडियम पाउडर। ये क्या पाउडर है? इट इज अ येलो कलर्ड डस्ट पाउडर, ऑल्सो कॉल्ड जैश पाउडर। बहुत ही हल्के इसके पार्टिकल्स होते हैं, लाइकोपोडियम पाउडर। उसको इस बीकर में डालो कंटेनिंग वाटर। इस वाटर में उस लाइकोपोडियम पाउडर को डाल दो। स्टर द कंटेंट्स ऑफ द बीकर विद अ ग्लास रॉड। फिर उसको स्टर करो। कर दिया? कर दिया। टेक आउट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द सस्पेंशन ऑन अ ग्लास प्लेट। एक ग्लास प्लेट लो, कांच का प्लेट, एंड ये केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब में बहुत इजीली अवेलेबल होता है ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट, इसके ऊपर एक दो ड्रॉप इस सस्पेंशन का। देखो, सस्पेंशन इसको बोला जा रहा है, सोल्यूशन नहीं बोला जा रहा है। तुम बोलोगे क्यों? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन? सोल्यूशन मतलब जब वो पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाता है अपने सॉल्वेंट में, तब हम उसे सोल्यूशन बोलते हैं। जैसे तुमने बीकर में पानी लिया और उसमें सॉल्ट डाला एंड यू डिसॉल्व द सॉल्ट, you're not able to see any more salt, or if you have taken sugar and you have dissolved the sugar completely in the water, then that forms a solution।
लेकिन तुमने लाइकोपोडियम पाउडर लिया और उसको तुमने ऐसे स्टर किया, वो डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि तुम्हें पाउडर दिखेगा। तो उसको हम सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, इस चीज को हम सोल्यूशन नहीं बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सस्पेंशन। सो टेक आउट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस सस्पेंशन ऑन दिस ग्लास प्लेट। इस ग्लास प्लेट के ऊपर एक दो ड्रॉप हम इस सस्पेंशन का लेंगे। प्लेस इट ऑन अ टेबल, टेबल पे रखेंगे, एंड इल्यूमिनेट इट विद द टेबल लैम्प। और इसके ऊपर ना एक लैम्प का लाइट हम प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब इसको अच्छे से देखना है हमें, तो लाइट इस पर गिरना चाहिए। ऑब्जर्व द ग्लास प्लेट थ्रू माइक्रोस्कोप। अब हम माइक्रोस्कोप से इस ग्लास प्लेट को ऑब्जर्व करें। ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखें। केमिस्ट्री लैब में होता है, बायोलॉजी लैब में तो होता ही है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो बायोलॉजी लैब से कंपाउंड माइक्रोस्कोप ले आएंगे और इसको हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। क्या देखेंगे? ये जो पार्टिकल्स है ना लाइकोपोडियम पाउडर का, दे मूव रैपिडली इन अ रैंडम मैनर। और इस मोशन को यहाँ पर तुम्हें शो किया गया है इस डायग्राम में। द zigzag motion and their path is zigzag as shown in this figure। ये पाउडर के पार्टिकल्स कभी इधर zigzag, देखो zigzag 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 ऐसे मूव कर रहे हैं। ओके, तुम माइक्रोस्कोप से देख सकोगे। तो ये zigzag इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स इन लाइकोपोडियम पार्टिकल्स, लाइकोपोडियम पाउडर के पार्टिकल्स को लेकर zigzag zigzag मूव कर रहे हैं। ये रीजन है। The reason is that the molecules of water are in random motion, which collide with the suspended fine particles of lycopodium powder and make them to move in a zigzag path। इस ऑब्जर्वेशन का ये रीजन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मैं जब इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं इसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इस तरह से तुम जब करोगे व्हाट डू यू ऑब्जर्व। सबसे पहला तो ये ऑब्जर्वेशन पूछा जा सकता है कि तुम ऑब्जर्व क्या करोगे। तुम्हारा ये ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। तुमसे अगर एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, तुम लिखोगे इट इज ऑब्जर्व्ड या फिर इट इज फाउंड दैट द फाइन पार्टिकल्स ऑफ लाइकोपोडियम पाउडर मूव रैपिडली इन अ रैंडम मैनर एंड देयर पाथ इज zigzag एज शोन इन द फिगर बिलो। और ये फिगर भी तुम बनाओगे, ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इसको पूरा लिखना है। उसके बाद पूछेगा गिव अ रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन। और ये रीजन में तुम इस पार्ट को लिखोगे। ये रीजन इज दैट the molecules of water are in random motion which collide with the suspended fine particles of lycopodium powder। collide मतलब टकरा रहे हैं। ये molecules of water lycopodium पाउडर के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करके उसको zigzag पाथ में मूव करा रहा है, अपने साथ मूव करा रहा है। ओके, आर यू गेटिंग इट? सिंपल। And the last but not the least characteristic of molecules is that they attract each other। They attract each other। The molecules of matter exert force of attraction on each other। एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करते हैं। जिस फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी अभी बताया था। सॉलिड्स में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सॉलिड्स में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एकदम क्लोजली पैक्ड होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा सॉलिड्स में। while इट इज लेस स्ट्रॉन्ग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड। और नेग्लिजिबल मतलब बिल्कुल ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन बहुत बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, इसलिए नेग्लिजिबल लिखा हुआ है। नेग्लिजिबल का मतलब बहुत ही कम, बहुत ही कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस के मॉलिक्यूल्स। अभी अभी हमने कुछ बातों को डिस्कस किया कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच एक कंपैरिजन हम कर सकते हैं। क्या क्या कंपैरिजन कर सकते हैं चिल्ड्रन? क्योंकि अभी अभी हमने जो बातों को पढ़ा, जिन बातों को पढ़ा, उन्हीं से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड। इसका मतलब क्या है कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस, सॉरी स्पेसेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं वो क्या होता है? एकदम लीस्ट होता है। और गैस में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस लीस्ट नहीं, मैक्सिमम होता है।
और इसमें लीस्ट को मैं मिनिमम कर देता हूं। ये बात हमें पता है, हमने पढ़ा अभी। सॉलिड्स में ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं बहुत कम, मिनिमम होता है, क्लोजली पैक्ड होता है सॉलिड्स। गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस मैक्सिमम होता है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे मैक्सिमम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड्स में मैक्सिमम होता है, वो मिनिमम नहीं होता है। स्पेसेस मिनिमम होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। और हमारा गैस में इसका उल्टा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम यानी नेग्लिजिबल होता है, मिनिमम। इन चीजों का ध्यान देना। और लिक्विड में इंटरमीडिएट, बीच में रहता है, बीच में रहता है। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस सॉलिड्स में मिनिमम, लिक्विड्स में उससे थोड़ा ज्यादा स्पेस, और गैस में तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पेस। सॉलिड मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैक्सिमम, लिक्विड्स में उससे थोड़ा कम, और गैस में सबसे कम मिनिमम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इन बातों को हमने यहां देख लिया, पढ़ लिया। अच्छा, अब हम दो तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा चल रहे हैं। क्या क्या? एक होता है फोर्स ऑफ कोहेजन, एंड दूसरा होता है फोर्स ऑफ एडहेशन। फोर्स ऑफ कोहेशन एंड फोर्स ऑफ एडहेशन, इनका नाम याद रखना। फोर्स ऑफ कोहेजन, फोर्स ऑफ एडहेशन, इनको नोट डाउन करना जहां पर भी मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, और जो सारी स्लाइड्स हैं उनको अपने नोट्स में लिखना जरूर। फोर्स ऑफ कोहेजन ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। लेकिन फोर्स ऑफ कोहेजन क्या होता है? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। जैसे देखो, समझ में आएगा। ये मैंने लिया ग्लास, ग्लास में क्या है? वाटर, वाटर है। और मैं यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स बना लिया, कुछ 2 4 5 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बना लिया। वन वाटर मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टिंग द अनदर वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेजन। यानी ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इनको बोलेंगे फोर्स ऑफ कोहेजन। लेकिन ये जो ग्लास के मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लास के मॉलिक्यूल्स देखो, ये ग्लास के जो वॉल्स है, इसमें तो मॉलिक्यूल है ना, कांच। ग्लास के मॉलिक्यूल्स, कांच के मॉलिक्यूल्स। अगर ये स्टील का ग्लास है तो ये स्टील के मॉलिक्यूल्स, अगर ये आयरन का ग्लास है तो आयरन के मॉलिक्यूल्स। उनको मैं रेड से बना रहा हूं, यानी जिस भी मटेरियल का ये ग्लास बना हुआ है, ये ग्लास टम्बलर बना हुआ है, मान लो कि कांची का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, तो ये ग्लास के मॉलिक्यूल्स और इस वाटर के मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हाँ उनके बीच में भी होगा। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ वाटर वाटर मॉलिक्यूल के अट्रैक्ट कर रहा है। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स और इस ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ एडहेशन। तो फोर्स ऑफ एडेशन भी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच में, डिफरेंट सब्सटेंस, ऐसा नहीं कि सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेजन। और एक मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस का और दूसरा मॉलिक्यूल किसी और सब्सटेंस का, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे इस वाटर का मॉलिक्यूल और ग्लास के मॉलिक्यूल, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ एडहेशन। दैट इज द थिंग विच इज रिटन ओवर हियर। ध्यान से अगर देखो, फोर्स ऑफ कोहेजन का डेफिनेशन क्या है? द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कोहेजन। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ फोर्स ऑफ कोहेजन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लिख लो। फोर्स ऑफ कोहेजन। फोर्स ऑफ एडिशन क्या है? इसका डेफिनेशन यहां लिखा हुआ है, द force of attraction between the molecules of two different substances is called force of adhesion. These forces are responsible for liquids, for responsible in liquids for their property of surface tension and viscosity. वैसे ये जो terms है surface tension और viscosity क्लास 11th के टॉपिक्स हैं,
क्लास 11th में तुम्हें डिटेल में पढ़ाया जाएगा सरफेस टेंशन का मतलब क्या, विस्कोसिटी का मतलब क्या। बेसिकली अभी के लिए तुम इतना जानो कि ये दो प्रॉपर्टीज हैं लिक्विड्स में रहता है, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। और ये दो प्रॉपर्टीज लिक्विड्स का किसके वजह से आता है, इन दो फोर्सेस की वजह से आता है, फोर्स ऑफ कोहेजन की वजह से, फोर्स ऑफ एडिशन की वजह से। ठीक है। अच्छा, कैसे हम माने सर कि फोर्स ऑफ एडिशन होता है, कैसे माने? अच्छा, तुम एक काम करो, यू जस्ट टर्न दिस ग्लास फिल्ड विथ वाटर अपसाइड डाउन, पूरे ग्लास को ना अपसाइड डाउन ऐसे गिरा दो। ओके, घर में ऐसे अपने रूम में मत करना, नहीं तो पूरा पानी गिर जाएगा नीचे और फिर माँ आके तुम्हें पीटेगी, फिर बोला सुनंदो सर ने बोला था। ऐसा काम मत कर। बाथरूम में, टॉयलेट में करना, एक ग्लास लेना, पानी को ऐसे उलट देना, तो पानी तो पूरा गिर जाएगा, लेकिन ध्यान से देखना, कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर अभी भी लगे हुए रहेंगे, चिपके हुए रहेंगे ग्लास में। क्या पूरा पानी नीचे गिराने के बाद क्या वो पूरा ग्लास ड्राई हो जाएगा? नहीं। यू विल सी दैट अ फ्यू ड्रॉप्स आर स्टिल स्टिकिंग टू द ग्लास। क्यों ये ड्रॉप ऑफ वाटर नीचे नहीं गिरा? किसी ने इसको खींच के रखा है ना, इस ग्लास ने तो इस वाटर मॉलिक्यूल को अपने से चिपका के रखा है, कोई फेविकॉल से थोड़ी चिपक गया है। कुछ तो फोर्स है जो इस ग्लास मॉलिक्यूल और इस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक्ट हो रहा है, जो जिस जिस फोर्स के वजह से ये ग्लास मॉलिक्यूल से चिपका हुआ है, अटैच किया हुआ है, ये वाटर मॉलिक्यूल वो नीचे नहीं गिर रहा है। हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर भी एक्ट हो रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा यहां पर वो फोर्स है जिसके वजह से ये चिपका हुआ है, एंड दैट फोर्स इज फोर्स ऑफ एडहेशन। फोर्स ऑफ एडहेशन यानी इनके बीच में जो फोर्स है वो कुछ मॉलिक्यूल्स ग्रेविटेशनल फोर्स को भी ओवरकम कर गया और वो चिपक के रह गया। हालांकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम नहीं कर पाया, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर गया मैक्सिमम। हालांकि कुछ मॉलिक्यूल्स को इस ग्लास ने जरूर अपने से चिपका के रख लिया, एंड दैट फोर्स इज फोर्स ऑफ एडिशन। एडिशन की वजह से ही हुआ है। ओके, क्लियर है, सिंपल है। ट्राई टू ब्रेक अ पीस ऑफ कोल इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, you'll find it difficult to break it in minute particles। कोल ही क्यों भाई, कोल क्यों? ये अगर मेरे पास एक पेन है, पेन है, इस पेन को मैं ऐसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये ब्रेक हो रहा है? नहीं हो रहा है, बहुत हार्ड है। क्यों हार्ड है? क्यों ये ब्रेक नहीं हो रहा है? इनके मॉलिक्यूल्स को मैं सेपरेट क्यों नहीं कर पा रहा हूं तोड़कर? इनके मॉलिक्यूल्स को मैं तोड़कर सेपरेट क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच काफी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। वो कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ कोहेशन है, क्योंकि सेम सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है, सेम सब्सटेंस। तो सेम सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ कोहेशन है, वो बहुत स्ट्रांग है। सॉलिड्स में बहुत स्ट्रांग होता है, लिक्विड्स में बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। लिक्विड्स में तुम आराम से लिक्विड को काट सकते हो, एक चाकू चलाओ, पानी, टेक अ बकेट ऑफ वाटर एंड यू जस्ट टेक अ नाइफ एंड कट द वाटर इजिली। तुम वाटर को ऐसे काट सकते हो बीच से, ऐसे हाथ से ही काट सकते हो, चाकू की क्या जरूरत है। यू कैन जस्ट पुट योर हैंड इनसाइड अ बकेट ऑफ वाटर। मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को तुमने चीर कर अपना हाथ अंदर डाल दिया। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ कोहेजन बहुत वीक होता है, सॉलिड्स में बहुत स्ट्रांग होता है। यू कैन नॉट इजीली ब्रेक द सॉलिड, ओके, क्योंकि इसके पार्टिकल्स को तुम इजीली अलग नहीं कर पा रहे हो इसके मॉलिक्यूल्स को। सो इट शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ कोल आर बाउंड बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एंड यही वो फोर्स है। कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ कोहेजन। इस फोर्स का नाम क्या है? फोर्स ऑफ कोहेजन अमंग देमसेल्व्स। अब सामने होमवर्क है, ये हमारा आ गया भैया होमवर्क, सुनंदो सर को भेजने वाला होमवर्क। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर इज कॉल्ड, अभी अभी डिस्कस किया था, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ क्या, एंड सो दे पोजेस क्या, कौन सा? एनर्जी, अभी भी डिस्कस किया था। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मैक्सिमम इन विच टाइप ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस? कौन में? लेस इन व्हाट एंड लीस्ट इन व्हाट? मैंने अभी भी इसको डिस्कस किया था। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन व्हाट, लीस्ट, लेस इन व्हाट एंड लीस्ट इन व्हाट? अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे एक्सरसाइज में है, बुक के एक्सरसाइजेस में। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। डिफाइन द टर्म मैटर, व्हाट इट इज कंपोज्ड ऑफ। मतलब नया वाला लिखना, व्हाट इट इज कंपोज्ड ऑफ, पुराना वाला मत लिखना। ओके, स्टेट थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर, इसको फोर कर दे क्योंकि हमने फोर प्रॉपर्टीज डिस्कस किया, फोर लिखना, थ्री नहीं। What do you mean by intermolecular spaces? How do they vary in different states of matter? मतलब solids में कैसा, liquids में कैसा, gas में कैसा, ये intermolecular spaces, ये तुम्हें लिखना है।
व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, हाउ डू दे वेरी इन सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस, ये लिखना है। ये लिखकर मुझे सेंड करना इस ईमेल आईडी पर। whosoever will send, सबसे पहले I'll take their names in the next video। क्लास 8 का होमवर्क ऐसा सब्जेक्ट हेडिंग में लिखना अपने ईमेल में। ईमेल जब सेंड करोगे ना, पीडीएफ सेंड करना, इमेजेस फाइल सेंड मत करना, पीडीएफ बना के सेंड करना, और सब्जेक्ट में लिखना क्लास 8। आई विल बी वेटिंग फॉर योर होमवर्क एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। टिल देन, गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन, टेक केयर, स्टडी वेल।